हेलो क्लास 10th, मैं अंकिता आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वागत करती हूँ आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जो आपके लिए लेकर आता है बहुत सारे टॉप कोर्सेज विद हाई क्वालिटी एजुकेशन। और कौन कौन से कोर्सेज हैं ये, चाहे स्टेट बोर्ड्स हो, एमपी यूपी बिहार बोर्ड्स हैं, सीबीएसई है, एनटीएसई है, सीयूईटी है, ओलंपियाड्स हैं, ये सभी आपके लिए लेकर आता है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में। तो ये बहुत ही अच्छी डील है स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी एक भी वीडियो इसका मिस नहीं करना है। और इसके सभी वीडियोस जो हैं आपको www.magnetbrains.com पर भी अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ अब मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करवा रहा है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के नोट्स, तो आप उन्हें भी ग्रैब कर सकते हैं। और अगर ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक्स आपको चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, आप बिल्कुल देख सकते हैं। और उसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ये सब तो है ही हमें फॉलो करने के लिए और आपके लिए जानने के लिए कि क्या क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं। अब इसके साथ हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ कि मैं आपको आज क्या पढ़ाने वाली हूँ। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, और आज हम करेंगे इसका पार्ट 3, एक्सप्लेनेशन करेंगे टी फ्रॉम आसाम। यानी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। जैसे मैंने आपको पार्ट 1 पार्ट 2 के समय भी बताया था कि ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का मतलब होता है भारत की झलकियाँ। पार्ट 1 में हमने एक झलकी देखी गोवा की, पार्ट 2 में हमने झलकी देखी कुर्ग की, और अब हम जानेंगे आसाम और वहाँ का क्या फेमस है। आसाम फेमस है वैसे तो बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है, वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ की अलग और सुंदर पोशाक के लिए बहुत फेमस है। लेकिन टी प्लांटेशंस या कहना चाहिए कि चाय के जो बागान हैं उनके लिए जो असम है वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हम जानेंगे इन्हीं टी के प्लांटेशन के बारे में, एक छोटा सा हिस्ट्री या बैकग्राउंड या जो भी बताया गया है इस चैप्टर में, क्योंकि वो तो एक्सप्लेनेशन के दौरान ही हम सीखेंगे, तो वो सब हम जानेंगे इस चैप्टर के थ्रू। तो बढ़ते हैं इस एक्सप्लेनेशन की ओर और अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि इसे लिखा किसने है। इस चैप्टर के ऑथर हैं अरूप कुमार दत्ता। ये कौन है? Arup Kumar Datta was born on 2nd July 1946 to Girish and Indira Datta, and he spent his early life in Joharat in the tea-growing Indian states of Assam. यानी इन्होंने जो अपना बचपन है स्टूडेंट्स, वो जो है चाय के बागानों में ही बिताया है, इसीलिए इन्हें चाय के बागानों से बहुत ज़्यादा प्यार है और ये अपने आप को उसके बहुत ही क्लोज समझते हैं। और उन्होंने जो अपनी, जैसे कहती हूँ मैं कि स्वीट मेमोरीज़ आपके साथ जो होती हैं, आपके चाइल्डहुड मेमोरीज़ हो या जो भी आपने अच्छा समय कहीं बिताया हो, तो वो हमेशा आपके दिमाग में रहता है एक सुनहरी याद बनकर। ऐसा ही कुछ इनके साथ है और इसीलिए इन्होंने, ये बहुत अच्छे से जानते समझते भी हैं चाय के बागानों के बारे में, इसीलिए इन्होंने चाय के बागान पर ये चैप्टर, ये एक कहीं ना कहीं अपना जो एक्सपीरियंस भी है वो एक अलग स्टोरी के माध्यम से बताया है। इसके अलावा इन्होंने और भी बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। 17 बुक्स इन्होंने लिखी हैं एडवेंचर्स पे और 18 बुक्स लिखी हैं इन्होंने एडल्ट्स के लिए, यानी 18 बुक्स तो लिखी हैं थोड़े मैच्योर लोगों के लिए और बाकी जो एडवेंचर्स बुक हैं वो यंगस्टर्स के लिए लिखी हैं। इन 2014 ही वॉज अवॉर्डेड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय हूम, बाय द एसोसिएशन ऑफ राइटर्स एंड इलस्ट्रेटर्स फॉर चिल्ड्रन, यानी इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। इसी से हम ये समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि कितने बेहतरीन राइटर रहे होंगे। बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से ये लिखते हैं, ल्यूसिड लैंग्वेज में लिखते हैं। इनकी बातें और इनकी लिखा हुआ समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता, बहुत सरल है और इंटरेस्टिंग भी है। तो हम ये देख लेते हैं कि इन्होंने अपनी ये इंटरेस्टिंग राइटिंग स्किल्स इस चैप्टर में किस तरीके से यूज़ की हैं। तो बढ़ते हैं इस चैप्टर की ओर। प्रांजल, a youngster from Assam is Rajveer's classmate of school in Delhi। अब देखिए यहाँ पर जो प्रांजल है ये एक लड़का जो कहाँ से, आसाम से है और दिल्ली में पढ़ रहा है, अभी स्कूल में है और दिल्ली में ही इसका एक क्लासमेट है। इसी क्लास में एक लड़का पढ़ता है जिसका नाम है राजवीर। तो राजवीर और प्रांजल जो हैं वो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। अब जब छुट्टियाँ आई हैं, इनके पास थोड़ा समय हुआ, तो प्रांजल राजवीर को लेकर अपने साथ आसाम आया, आसाम घुमाने के लिए।
कि आसाम बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, तुम्हें आना चाहिए, घूमने यहाँ पर घूमना चाहिए। तो इसीलिए प्रांजल और राजवीर जो हैं वो आसाम गए हैं घूमने के लिए, और प्रांजल के जो पिता हैं वो एक टी स्टेट के मैनेजर हैं। तो राजवीर जो है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है वो टी स्टेट्स को देखने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए, और ये जानने के लिए कि आसाम के बारे में, जहाँ इतना सुना है कि इतना सुंदर है, इतना बढ़िया है और पूरे देश में मशहूर है अपने टी प्लांटेशंस के लिए। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था देखने के लिए कि कैसे टी प्लांटेशंस, जब आप देखो फोटोग्राफ्स में तो बहुत बार देखा है, लेकिन जब आप रियलिटी में देखते हो तो वो कैसा लगता है और वो एक्सपीरियंस कैसा होगा। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में और थोड़े बहुत चाय के बारे में, उससे जुड़ी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में ही हम इस चैप्टर के थ्रू जानेंगे। तो यहाँ पर सबसे शुरुआत ही यही है कि ये लोग प्रांजल और राजवीर जो हैं वो आसाम जा रहे हैं। प्रांजल, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at school in Delhi. Pranjal's father is the manager of a tea garden in Upper Assam, and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. यानी गर्मियों की छुट्टियों के समय में प्रांजल जो है उसने गर्मियों की छुट्टियों के समय में उस राजवीर को बुलाया प्रांजल ने कि बिल्कुल यहाँ तुम्हें आना चाहिए और देखना चाहिए कि आसाम कितना सुंदर है। उसके अलावा अपर आसाम, जो पूरा आसाम है स्टूडेंट्स, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, अपर आसाम एंड लोअर आसाम। यानी पूरे आसाम में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो डिवाइडेड हैं। तो जो 7 to 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं अपर आसाम में, बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट्स कहाँ पर हैं? लोअर आसाम में। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अपर आसाम को। और यहाँ पर जो टी गार्डन्स हैं अपर आसाम में, यहाँ पे टी गार्डन के एक टी गार्डन के मैनेजर हैं प्रांजल के फादर, और इसीलिए प्रांजल ने राजवीर को यहाँ बुलाया ये दिखाने के लिए कि यहाँ पे तुम्हें आना चाहिए, आसाम तो ब्यूटीफुल है ही, यहाँ के टी प्लांटेशंस भी तुम्हें देखने चाहिए। और कब बुलवाया था? ड्यूरिंग द समर वेकेशंस। ये इसका हिंदी अनुवाद है और इसमें यही समझाया गया है। स्टूडेंट्स ये चीज़ आप ध्यान रखना, जैसे मैं हर बार हर एक्सप्लेनेशन में, स्पेशली इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में आपको रिपीटेडली बताती हूँ कि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। ऑल्दो वो क्वेश्चंस डायरेक्ट होते हैं, घुमा फिरा के यूजुअली नहीं पूछे जाते, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। तो ये बिल्कुल पूछा जा सकता है कि प्रांजल के पिता जो हैं वो जिस टी गार्डन के मैनेजर हैं वो कहाँ पर है, वो टी गार्डन कहाँ है। तो ये तो हमें पता है कि आसाम में है, लेकिन आप सिर्फ आसाम लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स उसके लिए नहीं मिलते हैं। आपको लिखना पड़ेगा अपर आसाम, UPPER, अपर आसाम, वो ही लिखना पड़ेगा। और इस चीज़ को रटिए नहीं कहीं भी कि बस वहाँ लिखा हुआ है और बस मैंने उसको याद कर लिया। आपको याद नहीं करनी है, हर चीज़ें समझनी है और ये जानना है कि आसाम दो हिस्सों में डिवाइडेड है। वही जो मैंने अभी समझाया था कि एक लोअर आसाम है, एक अपर आसाम है। इस बात को समझ लीजिए तो वो आपके दिमाग में एज इट इज़ रहेगा। तो नेचुरली आंसर लिखते समय आपका आंसर जो आएगा वो यही आएगा कि अपर आसाम में जो टी गार्डन है वहाँ पे प्रांजल के फादर मैनेजर हैं। ऑलराइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Chai garam, garam chai, a vendor called out in a high-pitched voice. He came up to the window and asked, चाय साहब। इसका ये मतलब है कि अब जो प्रांजल है और राजवीर हैं वो ट्रेन में हैं, यानी आसाम जा रहे हैं। अब यहाँ पर एक जगह ट्रेन रुकती है तो यहाँ पर एक वेंडर कौन होता है? वेंडर का शाब्दिक अर्थ होता है विक्रेता। विक्रेता वो होता है जैसे न्यूज़पेपर्स अगर आपके घर पे जो डिस्ट्रीब्यूट करता है, आपके घर आता है और कहीं जाता है, तो न्यूज़पेपर देने वाला, या मान लीजिए सब्ज़ी भी लेकर आता है ठेले से तो सब्ज़ी आप तक पहुंचाने वाला, ये जो विक्रेता होते हैं इन्हें वेंडर कहा जाता है। और अभी ये कौन सा विक्रेता आया है, कौन सा वेंडर आया है? चाय देने वाला। तो जैसे ही आपने भी अगर ट्रेन में सफ़र किया है या नहीं भी किया है तो ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, आपने ज़रूर सुनी होगी कि चाय वाले जब आते हैं तो यूजुअली ऐसे ही बोलते हुए आते हैं, चाय गरम, चाय गरम, चाय गरम, चाय गरम, कोई चाय लेगा साहब, चाय लेगा साहब, है ना। इसी तरीके से आते हैं और बहुत ही हाई पिच्ड वॉइस में। हाई पिच्ड वॉइस का क्या मतलब होता है? यानी बहुत ही
तीखी और बहुत ही हाई वॉल्यूम की आवाज़ होती है। ये बेसिकली क्या होता है, जो दूर तक सुनाने के लिए, ताकि लोगों को दूर तक सुनाई दे ये आवाज़, तो जानबूझ के ये अपनी आवाज़ थोड़ी सी पतली कर लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा हायर वॉल्यूम में चिल्ला रहे होते हैं कि चाय गरम, ताकि सबको सुन जाए। उसके अलावा ही केम अप टू द विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब, यानी जहाँ ये बैठे हुए थे वहाँ पे उनकी सीट के पास खिड़की, ये प्लेटफॉर्म पे था ये चाय वाला वेंडर जो है, वो इनकी खिड़की के पास आके पूछता है कि क्या वो चाय लेंगे। अब यहाँ पर साहब का क्या मतलब है, साहब इज साहब, ऑलराइट। आई होप ये आपको, ये इट्स कॉमनली यूज साहब है, लेकिन कई ये जो अपोस्ट्रॉफी आ गया है ना, एक कॉन्ट्रैक्शन के तौर पे इसको लिखा गया है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है स्टूडेंट कि पूरा वर्ड यूज़ ना करके हम उसका आधा या शॉर्ट फॉर्म उसकी यूज़ करते हैं अपोस्ट्रॉफी लगा के, ऑलराइट। तो ये होते हैं कॉन्ट्रैक्शंस। इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए अलग से मैं वीडियो या शॉर्ट ज़रूर लेकर आऊँगी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चाय के लिए पूछने के लिए आता है, तो आगे क्या होता है, प्रांजोल कहता है गिव अस 2 cups, प्रांजोल सेड। They sipped the steaming hot liquid. Almost everyone in the compartment was drinking tea. इसका ये मतलब है, steaming hot का मतलब होता है एकदम खोलती हुई, उबलती हुई चाय, एकदम धुआं निकलती हुई चाय। तो प्रांजोल ने 2 कप चाय जो है वो मांग ली, गिव अस 2 cups। उन दोनों ने वो गरम गरम चाय पीना शुरू कर दिया, और उन्होंने ये भी देखा कि उनके कंपार्टमेंट में या उनकी बोगी में जितने भी लोग बैठे हुए हैं ना, सभी लोग चाय पी रहे हैं। Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? Rajveer said. Phew, exclaimed Pranjal. Tea really is very popular. अब यहाँ क्या है, 80, do you know that over 80 crore cups of tea, यानी यहाँ पर जो राजवीर है, देखिए राजवीर और प्रांजल दोनों को ही पढ़ने का, रीडिंग करने का बहुत शौक है, दोनों को ही। तो यहाँ चूंकि जो राजवीर है आसाम जा रहा है पहली बार, और वो जगह किस चीज़ के लिए मशहूर है, टी प्लांटेशंस के लिए, तो राजवीर ने टी प्लांटेशंस के ऊपर बहुत सारी रिसर्च कर ली अपने लेवल पे, बहुत कुछ पढ़ लिया, बहुत कुछ रीड कर लिया, काफ़ी सारी किताबें पढ़ रहा है। तो यहाँ पर उसने एक इंफॉर्मेशन उसके पास और थी जो उसने शेयर की प्रांजल के साथ, और वो ये कि 80 करोड़ से भी ज़्यादा कप्स का कंजम्पशन होता है डेली बेसिस पे। अगर हम पूरी दुनिया की बात करें ना, पूरी दुनिया में 80 करोड़ से भी ज़्यादा कप पी जाते हैं चाय के, यानी आप देखिए कितना ज़्यादा कंजम्पशन होता है, 80 करोड़। और यहाँ पर जो प्रांजल है उसने एक बहुत ही शानदार रिएक्शन दिया कि फ्यू, रियली, मतलब सच में इतना ज़्यादा कंजम्पशन होता है चाय का, एंड टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर, दैट मानना ही पड़ेगा, जो चाय है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होती है, बहुत ज़्यादा फेमस है। देखिए चाय सिर्फ भारत में या कुछ इलाकों में ही नहीं, पूरी दुनिया में ये मशहूर है, सब लोग उसे पीते हैं। हाँ, जो रेसिपी है हो सकता है थोड़ी सी अलग अलग हो, मिल्क टी या विदाउट मिल्क, विदाउट शुगर, सो लेमन टी, जिंजर टी, ना जाने कौन कौन सी टीज़ हैं, तो वो बिल्कुल पी जाती हैं। और जब हम पूरी दुनिया के बारे में बात करते हैं तो क्या बताया गया है, कितना कंजम्पशन है, ओवर 80 करोड़ कप्स, यानी 80 करोड़ कप से भी ज़्यादा चाय पी जाती है पूरी दुनिया में। और ये कहीं ना कहीं प्रांजल के लिए थोड़ा सा शॉकिंग था। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रांजल तो है ही आसाम से, उसके लिए शॉकिंग क्यों था? वेल, उसके लिए इसलिए ये शॉकिंग हुआ थोड़ा सा, और शॉकिंग इन द सेंस कि उसका जो रिएक्शन आया ना कि वाकई में इतना, ये इसलिए हुआ क्योंकि वो आसाम से ही था, तो उसके लिए जो चाय है, वहाँ के जो बागान है, वो उसने इतना देख चुका है और इतना हैबिचुअल है उनके साथ कि उसके लिए चाय के बारे में एक्स्ट्रा कुछ बात करना कोई सरप्राइजिंग सा एलिमेंट होता नहीं है। उसके लिए ये कोई एक्साइटिंग चीज़ नहीं है कि हम टी के बागान देखेंगे, चाय के बागान देखेंगे, ऐसा कुछ है नहीं। इसीलिए उसको ये जब ये न्यूज़ पता चली, जो दिन रात जिस चीज़ को देखते रहते हैं उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश सच करते नहीं हैं, प्रांजल ने भी नहीं की। इसीलिए जैसे ही उसको ये न्यूज़ पता चली कि ऐसा कुछ है कि इतना ज़्यादा कंजम्पशन है टी का, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा थोड़ा शॉक भी हुआ, और उसको वाकई में ये लगा कि हाँ, सच में जो चाय है वो पूरी दुनिया में ही बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। और इसमें कोई शक नहीं है कि आसाम जो है वो पूरी दुनिया में
जो कि चाय के लिए मशहूर है, टी के प्लांटेशंस के लिए मशहूर है, तो वो क्यों इतना मशहूर है और क्यों इसको इतना पसंद किया जाता है? क्योंकि पूरी दुनिया में चाय का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। The train pulled out of the station. प्रांजल buried his nose in his detective book again. यानी जैसे मैंने आपको बताया कि प्रांजल और राजवीर को पढ़ने का, रीड करने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो जैसे ही ट्रेन चली, पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन मतलब जैसे ही स्टेशन से आगे बढ़ी ट्रेन, वैसे ही प्रांजल जो है उसने तो वापस अपनी जो डिटेक्टिव बुक है उसको पढ़ना शुरू कर दिया। मतलब वो हो सकता है कोई मिस्ट्री से जुड़ी हुई नॉवल पढ़ रहा हो, थ्रिलर पढ़ रहा हो, डिटेक्टिव से रिलेटेड बुक पढ़ रहा था। Rajveer too was an ardent fan of detective stories, but at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery. Ardent का मतलब होता है उत्साही। उत्साही यानी वो भी बहुत ज़्यादा उत्साह से और बहुत ज़्यादा खुश होके बुक्स पढ़ता है, यानी वो काफ़ी पसंद करता है, रीडिंग करना बहुत पसंद करता है। बट एट दिस टाइम स्पेशली वो कौन सी पसंद करता है, क्या पढ़ना पसंद करता है? डिटेक्टिव स्टोरीज। स्टूडेंट्स ये डिटेल भी प्लीज़ आप याद रखिए कि प्रांजल और राजवीर जो हैं वो किस तरीके की बुक्स रीड करना पसंद करते हैं? डिटेक्टिव स्टोरीज़। कहीं ना कहीं शायद इसलिए क्योंकि इनमें सस्पेंस भरा होता है, थोड़ा बहुत थ्रिलर भी होता ही है, तो हो सकता है इसीलिए उन्हें डिटेक्टिव स्टोरीज़ पसंद है। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखिए। इससे आगे ऑल्दो राजवीर को भी पसंद है इस तरीके की स्टोरीज़ पढ़ना, लेकिन इस टाइम पे वो ज़्यादा इंटरेस्टेड किस चीज़ में है? कीनर का मतलब है इंटरेस्टेड या उत्सुक कह सकते हैं, उत्सुक, कि इस समय उसका ज़्यादा इंटरेस्ट जो है ना वो इस चीज़ पर है कि जो बाहर के जो सुंदर नज़ारे हैं ना वो उसे देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अब प्रांजल के लिए तो ये रोज़ की बात है, वो तो वहीं पैदा हुआ है, वहीं पला बड़ा है, तो वो तो इन नज़ारों को ना जाने कितनी दफ़ा देख चुका है, उसकी तो आंखों में बसे हुए हैं। लेकिन राजवीर के लिए जो है ये पहली बार वो इतना खूबसूरत नज़ारा कुछ देख रहा है, जहाँ वो बताएगा, आगे भी एक्सप्लेन करेगा कि किस तरीके का क्या ब्यूटीफुल सीनरी वो आगे देख रहा है। लेकिन वो इतनी सुंदर है कि उसकी जो पसंद की चीज़ है जो कि है रीडिंग, वो इस वक्त रीडिंग नहीं कर रहा है, रीडिंग को साइड में रख के, रीडिंग को छोड़कर वो इन ब्यूटीफुल नज़ारों पर, ब्यूटीफुल सीनरी जो है, खूबसूरत नज़ारे हैं, उन्हें देखने में उसका इंटरेस्ट ज़्यादा है। इट वॉज ग्रीन, ग्रीन एवरीवेयर। जहाँ भी देखो हर जगह क्या है? हरियाली ही हरियाली है, हर जगह हरा भरा है। एंड राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। दिल्ली से आया है राजवीर और दिल्ली में तो ग्रीनरी कहीं देखने को मिलती ही नहीं है। दिल्ली में किस तरीके का माहौल रहता है? दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन रहता है, तो ग्रीनरी तो होती ही नहीं है इतनी। तो जैसे ही वो आसाम में आया और उसने देखा कि इतना ज़्यादा हरा भरा है यहाँ पर, तो उसे इतना सुंदर लग रहा था और इतना अच्छा लग रहा था कि उसकी नज़र वहाँ से हट ही नहीं रही थी। Rajveer had never seen so much greenery before. Then the soft green paddy fields gave way to tea bushes. It was a magnificent view. सबसे पहले जानते हैं पैडी फील्ड्स क्या होती हैं। पैडी फील्ड्स होती हैं बच्चों धान का खेत, और धान क्या होता है? धान में से ही चावल निकाला जाता है। तो धान के खेत नज़र आ रहे थे, तो ये ट्रेन में से झांक के, खिड़की में से झांक के जहाँ पर भी देख रहा था बाहर, वहाँ हर तरफ क्या दिखाई दे रहा था? धान के खेत नज़र आ रहे थे दूर दूर तक। और उन खेतों के आगे जब नज़र मारता है तो उसे क्या दिखाई देते हैं? टी बुशेस, यानी चाय पत्ती के जो छोटे छोटे पौधे हैं वो उसे नज़र आते हैं, यानी पूरे झाड़ की तरह दिखाई देता है। अगर आपने कभी भी टी प्लांटेशन को देखा है और या कभी आसाम या दार्जिलिंग यहाँ कभी गए हैं, या आपने नहीं देखी, अगर कोई फ़ोटोग्राफ भी कभी आपने देखी हो, तो आप ये पाएंगे कि जो चाय के जो पौधे होते हैं ना, वो पौधे अलग अलग इंडिविजुअल से नहीं नज़र आते, वो ऐसा लगता है पूरा गुच्छा सा है। तो जब ऐसे खेत, जब इस तरीके की प्लांटेशंस देखी जाती हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ज़्यादा सुंदर नज़र आती हैं। तो इसलिए गिव वे टू, यानी जो ये पैडी फील्ड्स है ना, वहाँ से पहले तो उसे धान के खेत देखकर इतना अच्छा लग रहा था, और बाद में उसने देखा कि कितने सुंदर ये टी प्लांटेशंस जो हैं, ये पौधे हैं चाय के, बहुत सुंदर लग रहे हैं। एंड इट वॉज़ अ मैग्निफिसेंट व्यू। मैग्निफिसेंट व्यू का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा। यानी राजवीर के लिए ये जो नज़ारा है वो इतना ज़्यादा सुंदर था और इतना ज़्यादा मेस्मराइजिंग भी था,
जो कि वो उससे नज़र ही नहीं हटा पा रहा था। तो क्योंकि उसने बेचारे ने दिल्ली से आया है तो उसने तो देखा कभी है नहीं, तो पहली बार जब देखने को मिल रहा है तो उसने उसको इस तरीके से निहार रहा था कि उसके दिमाग में वो बस बैठ जाए। Against the backdrop of densely wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes, busily moved doll-like figures. अभी इसका मतलब ये है कि जब उन्होंने देखा against the backdrop of densely wooded hills, यानी जितने भी वहाँ पे हिल्स भी हैं, वुडेड का मतलब है कि वहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं, देखिए वुड्स का मतलब होता है जंगल, ठीक है, वुड्स का मतलब लकड़ी भी होती है लेकिन जंगल भी होता है। तो जितना भी जो हिल्स पे जितने भी पेड़ पौधे थे, ठीक है, उसके बैकड्रॉप का मतलब होता है बैकग्राउंड, बैकग्राउंड। तो अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स अ सी ऑफ टी बुशेस, यानी ये जो पहाड़ है जहाँ पर इतने सारे पेड़ पौधे सब हैं, उससे अगर हम जब आगे देखते हैं, बैकड्रॉप मतलब उसके बियॉन्ड जब हम देखते हैं, उसके आगे हम जब देखते हैं तो हमें क्या नज़र आता है, हमको चाय के बागान नज़र आते हैं और ऐसा लगता है मानो चाय के बागान का समुंदर ही समुंदर है, दूर दूर तक वही फैले हुए हैं। और ये इतनी दूर तक फैले हुए हैं, स्ट्रेच्ड का मतलब है दूर तक फैले रहना, तो इतनी दूर तक फैले हैं कि जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक सिर्फ यही दिखाई देता है। एज फार एज द आई कुड सी, मतलब जहाँ तक नज़र देख सकती है वहाँ तक उन्हें सिर्फ चाय के बागान ही नज़र आ रहे हैं। Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures. Dwarfing का मतलब होता है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली वर्ड है वो है dwarf, और इसका मतलब होता है बोना, ठीक है, इसका मतलब होता है बोना या छोटे छोटे, जिसका कद एकदम छोटा हो। तो यहाँ पर ड्वार्फिंग द टाइनी टी प्लांट्स का मतलब ये होता है कि बड़े बड़े, स्टर्डी मतलब स्ट्रॉन्ग और स्टेबल, तो जो बड़े बड़े पेड़ हैं और शेड वाले यानी घने पेड़ होंगे, शेड का मतलब ये है कि ऐसा पेड़ जो छाया दे सके, तो जो घने घुमेरे स्ट्रॉन्ग पेड़ हैं उनके नीचे जो ये चाय पत्ती के बागान जो हैं, तो ऐसा लगता है मान लो चाय का जो पौधा है वो बोने जैसा लगता है बिल्कुल, और इस तरीके से हवाओं से हिलता है कि मानो एक नाचती हुई गुड़िया है, डॉल लाइक फिगर्स, यू नो, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं जब हवा चलती है तो जिस तरीके से वो लहलहाते हैं, ऐसा लगता है मानो डांस कर रहे हों। तो डॉल्स, जिस तरीके से डांसिंग डॉल्स भी जो हो आती हैं मार्केट में, आपने देखा होगा कि वो ऐसे हिलती रहती हैं, एकदम डांस करती रहती हैं दाएं बाएं, तो वो उसी बिल्कुल लगता है मानो उसी तरीके के हों, तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ये नज़ारा लगता है। तो इसे आप देखिए कि कितना सुंदर तरीके से पिक्चराइज किया गया है। यही बताया गया है कि बड़े बड़े पौधे, एकदम घने घमेरे बड़े बड़े पेड़ हैं, उन पेड़ों के नीचे छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं चाय के, और वो इस तरीके से लहरा रहे हैं मानो लगता हो जैसे कोई गुड़िया डांस कर रही हो, और डॉल लाइक फिगर्स लगते हैं, बिल्कुल गुड़िया जैसे वो नज़र आते हैं। और ये पूरा नज़ारा जो है वो राजवीर को इतना ज़्यादा सुंदर लगता है, इतना ब्यूटीफुल लगता है कि वो वहाँ से नज़र ही नहीं हटा रहा। ये इसका हिंदी अनुवाद है स्टूडेंट्स, और इसके अंदर यही पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि जो भी नज़ारे वो देख रहा है, राजवीर जो देख रहा है, उसके बारे में ही एक्सप्लेन किया गया है कि वहाँ का जो लैंडस्केप है, जो आसाम में इस वक्त वो जहाँ आया है, तो एक हिस्से के बारे में बात हो रही है कि जहाँ पर अभी वो देख रहा है, यानी अभी भी वो है तो ट्रेन में ही, अभी पहुँचा नहीं है आसाम, रास्ते में ही है, बस पहुँचने वाला है। तो यानी धीरे धीरे आसाम के जब बॉर्डर में वो घुस रहा है, वहीं से ही जैसे ही आसाम की सीमा शुरू होती है, वहीं से ही ये टी के बागान जो हैं, चाय के बागान जो हैं वो शुरू हो जाते हैं, और वो देख रहा है कि कितना खूबसूरत नज़ारा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो ऑथर है हमारे, वो ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर स्टार्टिंग में ही अगर आप किसी जगह पर जाते हो और वहाँ जाते ही जो सबसे पहले नज़ारे होते हैं वहाँ पर ही आपका एकदम ध्यान अटक जाए, वहीं पर ही अगर आप मंत्रमुग्ध हो जाएं कि वो कितना सुंदर है,
तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब आप उसे पूरा देखेंगे, उस जगह को पूरा अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, तब तो वहाँ और भी कितना ज़्यादा खूबसूरत वो आपको समझ में आएगा कि वो कितना ज़्यादा और अच्छा है। दूसरा, आसाम के बारे में ये भी कहा जाता है स्टूडेंट्स, ऑल्दो यहाँ पर जो है चाय जो है वो तो फेमस है ही है, पूरी दुनिया में फ़ेमस है यहाँ की चाय। लेकिन ये भी हमको मालूम होना चाहिए यहाँ की जो ड्रेसअप है, जो लोगों का जिस तरीके का ड्रेसअप है या पहनावा है, वो भी बहुत ही यूनिक और बहुत ही ब्यूटीफुल है। और यहाँ के जो लोग होते हैं ना, उनके लिए मशहूर है कि वो बिल्कुल भी आलसी नहीं होते, बहुत मेहनती होते हैं। दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, दे वर्क हार्ड डे एंड नाइट, बहुत मेहनत करते हैं। क्योंकि आसाम जैसी जो जगह भी है ना, ठंडी जगह भी है, खूबसूरत है, सब है, लेकिन हिली एरियाज़ होते हैं, तो यहाँ पर भी जो लाइफस्टाइल होती है वो इतनी ज़्यादा इजी और कंफर्टेबल होती नहीं है। तो स्टूडेंट्स, उसमें आपको भी ये समझना पड़ेगा कि ऐसी जगह में रह के भी इतने हार्ड वर्किंग लोग हैं, क्योंकि अगर हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। आपको भी उससे ज़रूर सीखना चाहिए कि कितना जहाँ ज़रूरत हो वहाँ ज़रूर आपको मेहनत करनी चाहिए। और अभी तो आपके 10th बोर्ड्स हैं, तो यहाँ पर तो आपको मेहनत करनी ही करनी है। यहाँ पर कुछ भी करके आपको कि आलस नहीं करना है, बिल्कुल किसी भी तरीके से आलस नहीं ही होना चाहिए, राइट। तो हम यहाँ से ये भी सीखेंगे कि ऑलवेज़ बी हार्ड वर्किंग और हमेशा लर्न टू गिव योर 100% टू एवरीथिंग, कम तो अब आगे बढ़ते हैं कि अभी तक तो वो पहुंचा भी नहीं है वहाँ पर, और उसके पहले ही उसको समझ में आ गया कि आसाम बहुत ही सुंदर होने वाला है। In the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys। अब बिलोइंग का मतलब क्या होता है? बिलोइंग का मतलब होता है निकलता हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर इतने सुंदर नज़ारों के बीच में एक अगली बदसूरत सी चीज़ के बारे में मेंशन हो ही गया है कि थोड़ी ही दूरी पर उसको क्या अभी भी वो ट्रेन में ही है, ऑलराइट। तो ट्रेन में उसको थोड़ी ही दूरी पे क्या दिखाई देता है? एक भद्दी सी बिल्डिंग दिखाई देती है, और उस बिल्डिंग पर एक चिमनी भी है, उस चिमनी से धुआं निकलता हुआ से दिखाई देता है। तो भद्दी बिल्डिंग का मतलब ये हो सकता है कि बहुत ही पुरानी और एकदम ख़राब हालत के अंदर वो बिल्डिंग हो सकती है। तो वहाँ से ये धुआं निकलते हुए उसे दिखाई दे रहा है। और उसने क्या बोला? हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। जैसे ही उसने देखा तो बोलता है कि टी गार्डन्स हैं। वो इतना एक्साइटेडली बोलते हैं, देखो आ गए टी गार्डन। तो अभी तक तो उसने क्या देख रहा था कि कितने सारे प्लांटेशंस हैं और कितने सारे, जहाँ तक देखो चाय के जो बागान है नज़र आ रहे हैं। तो जैसे ही वो ये सब कुछ देखा, वैसे ही उसने ज़ोर से एक्साइटेडली बोला कि टी गार्डन्स उसे नज़र आ गए। Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, didn't share Rajveer's excitement. Oh, this is tea country now, he said. इसका क्या मतलब है? बेसिकली यहाँ पर ये बताया गया है कि राजवीर ने जैसे ही टी प्लांटेशंस को देखा, वो तो इतना एक्साइटेडली होकर चिल्लाने लग गया कि अरे देखो देखो टी गार्डन्स आ गए, देखो टी प्लांटेशन, देखो कितना सुंदर लग रहा है। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। लेकिन जो प्रांजल है वो तो दिन रात उसको देखते हुए बड़ा हुआ है, उसके लिए कोई भी खास बात नहीं थी। तो जो राजवीर की एक्साइटमेंट थी ना, वो एक्साइटमेंट वहीं धरी की धरी रह गई। उसको बिल्कुल प्रांजल ने जो है उसने बिल्कुल उसको शेयर नहीं किया और कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, और कहता है कि हाँ यहाँ पर टी प्लांटेशन तो होंगे ही। आफ्टर ऑल तुम जिस जगह में हो उसे टी कंट्री कहा जाता है। टी कंट्री का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पर चाय बहुत ज़्यादा उगती है, कि ये चाय उगने की ही तो जगह है। तो इतना ज़्यादा तुम एक्साइटेड या इतना ज़्यादा तुम किस बात को लेकर शौक हो रहे हो? Assam has the largest concentration of plantations in the world. You will see enough gardens to last you a lifetime. इसका मतलब है, concentration का मतलब होता है क्लस्टर या झुंड। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि आसाम में सबसे ज़्यादा टी प्लांटेशंस के झुंड और क्लस्टर मिलेंगे, और इतने ज़्यादा तुम्हें पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आपको यही मिलेंगे आसाम में। और इतना ज़्यादा तुम्हें टी गार्डन्स देखने को मिलेगा कि तुम्हारी लाइफ टाइम, इस जीवन भर के लिए वो सफिशिएंट होगा। मतलब जीवन भर तुम्हारी नज़रों में वो बसा रहे, इतना ज़्यादा टी गार्डन्स तुम्हें देखने को मिलेंगे यहाँ। अब देखते हैं कि आगे राजवीर के साथ और क्या क्या एक्सपीरियंस होता है यहाँ इन टी प्लांटेशंस में और आसाम में।
ये है इसका हिंदी अनुवाद, जहाँ पर सेम ही बात मैंने समझाई गई है। सिर्फ हिंदी अनुवाद इसलिए है ताकि आप लोगों को ये जो बात है और एक्सप्लेनेशन है वो और भी ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाए कि जो टी प्लांटेशंस हैं आसाम के वो कितने ज़्यादा मशहूर हैं, और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ा जो टी प्लांटेशन है वो आसाम में ही है। दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्सेंट्रेशन या क्लस्टर ऑफ टी वो यही, टी प्लांटेशन वो यहीं पर ही है। आगे बढ़ते हैं। I have been reading as much as I could about tea, Rajveer said. No one really knows who discovered tea, but there are many legends. यहाँ तक पहले समझते हैं। बेसिकली यहाँ राजवीर अपने बात बता रहा है कि मैंने जितना हो सकता था ना, जितना संभव है उतना टी के बारे में पढ़ा है, उतना उसके बारे में जानने की कोशिश की है। शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था, एक्सप्लेनेशन की शुरुआत में, कि राजवीर और प्रांजल दोनों को ही पढ़ने का बहुत शौक है, और यहाँ आने से पहले, आसाम में आने से पहले राजवीर ने अपनी एक रिसर्च की है, खूब पढ़ा है उसके बारे में कि टी प्लांटेशंस के बारे में और इससे जुड़ी हुई कहानियाँ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इन सभी के बारे में जानने की कोशिश की है। तो यहाँ वो राजवीर जो कह रहा है, अब यहाँ स्टूडेंट्स आप ये देख लीजिए, ये जो कोटेड मार्क्स है ना, इसका मतलब है कि ये जो डायलॉग्स बोल रहे हैं, यानी राजवीर ने जो डायलॉग बोला है उसके लिए ये कोटेड है, यानी ये उसके मुंह से निकली हुई बात है जो एज इट इज़ यहाँ है। इट्स नॉट एक्चुअली द स्टोरी बट द डायलॉग सेट बाय राजवीर और प्रांजल और एनी अदर कैरेक्टर। आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं कि जो राजवीर बता रहा है कि उसने जितना संभव हो सकता था ना, जितना पॉसिबल हो सकता था, उतना टी प्लांटेशंस के बारे में या टी के बारे में उतना पढ़ा है। और नो वन रियली नोज, मतलब सच कहें तो एक्चुअल में जो रियल के अंदर किसी को भी नहीं मालूम है कि टी जो है वो डिस्कवर कैसे हुई थी। जैसे टी प्लांटेशन है वो तो ठीक है, लेकिन कोई भी पौधा हो उसको आप अपने खाने पीने के चीज़ों में इस्तेमाल, उसकी जानकारी हुए बिना आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट्स, राइट। आपको नहीं पता वो कितना जहरीला है, वो पॉइजनस है या नहीं, या हो सकता है कि अगर उस पौधे की पत्तियों को हम पीस कर अगर यूज़ करें तो हो सकता है उसका एक अलग इफ़ेक्ट हो, लेकिन अगर खाने पीने में यूज़ करें तो हो सकता है वो पॉइजनस हो। हर चीज़ को हम खा पी कर यूज़ कर नहीं दे सकते। तो टी को कैसे देखकर यूज़ किया गया होगा, जिसने भी यूज़ किया या जिसने भी ये चीज़ डिस्कवर की कि हाँ ये चाय जो है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, हेल्दी होती है, ये कैसे डिस्कवर हुआ होगा। तो एक्चुअल में इसके बारे में तो कहीं पर कुछ पता ही नहीं है, कि कहीं रियल में कोई नहीं जानता है कि चाय को किसने डिस्कवर किया है। बट देयर आर मेनी लेजेंड्स। लेजेंड्स का मतलब क्या होता है, आप भी पूछ रहे हैं और यहाँ पर जो है प्रांजल भी पूछ रहा है, व्हाट लेजेंड्स। अब यहाँ पर वो ये नहीं पूछ रहा है कि लेजेंड क्या होता है, कौन से लेजेंड है ये पूछ रहा है। तो लेजेंड का बेसिकली मतलब ये होता है कहानियाँ या कथाएं, जो पुरानी कथाएं जो होती हैं ना, जो पीढ़ियों से चली आ रही होती हैं, बहुत ही पौराणिक कथाएं भी हम उसको कह सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसे स्टोरीज़ हैं, बहुत सारी ऐसे कहानियाँ हैं जो चाय की डिस्कवरी को लेकर, चाय की डिस्कवरी के साथ जुड़ी हुई हैं। और इसी बात पे जो प्रांजल है वो कहता है, कहानियाँ, कौन सी कहानियाँ भाई, ऐसी कौन सी कहानियाँ हैं, ज़रा बताओ तो सही। तो फिर राजवीर जो है वो बताना स्टार्ट करता है, और जो पहली स्टोरी है वो क्या है, वेल देयर इज़ द वन अबाउट द चाइनीज़ एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। यानी यहाँ पर एक चाइनीज़ के बारे में बात हो रही है कि चाइना में एक एम्परर था, यानी राजा था, वहाँ का जो सम्राट था, वो पानी पीने से पहले हमेशा उसे उबाल कर ही पीता था पानी। वो डायरेक्ट पानी नहीं पीता था, पहले उसे उबालेगा और उसके बाद ही पिएगा। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द twigs burning under the pot fell into the water giving it a delicious flavor। यानी एक दिन क्या हुआ, जब वो पानी उबल रहा था तो उसमें कुछ ट्विग्स गिर गए। ट्विग्स का मतलब क्या होता है, ट्विग्स का मतलब होता है वो छोटी छोटी एकदम पतली सी जो टहनियाँ होती हैं ना पौधे की, और टहनियाँ भी मतलब कोई मोटी टहनियाँ नहीं, एकदम पतली पतली जो टहनियाँ होती हैं वो, और जो लीव्स हैं वो इस पानी में गिर गई। और जो गिर गई तब जब ये पानी उबल रहा था तो जो टहनियों का फ्लेवर था और पत्तियों का जो फ्लेवर था वो भी इस पानी में आ गया, और थोड़े समय बाद एक डिलिशियस फ्लेवर, यानी उस पानी से एक महक आने लग गई, एक बहुत बढ़िया खुशबू आने लग गई। और उस पानी को जब पिया
इस एम्परर ने पिया तो पीकर उसको लगा कि ये तो पीने में भी बहुत डिलिशियस लग रहा है, मतलब उस पानी का टेस्ट भी बहुत अच्छा था। इट इज सेड दे वर टी लीव्स। तो ये कहा गया कि वो जो लीव्स थी वो शायद चाय की ही पत्तियां थी। मतलब हुआ ये कि जो पानी उबाल कर पीता था वो जो राजा था हमेशा उबाल के पानी पीता था, और एक दिन हुआ ये कि उसमें गलती से कुछ पत्तियां अपने आप गिर गई, चाय की पत्ती और थोड़े से ट्विग्स यानी टहनियाँ अपने आप गिर गई। अब उबलते पानी के साथ वो भी ट्विग्स भी उबल गए तो उसका फ्लेवर आ गया। अब राजा को अभी तक ये पता नहीं है, उसने तो पानी वो जैसे नॉर्मल पीता है वैसे पी लिया, लेकिन जब उसे लगा कि इसमें तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है, ये तो बहुत ही टेस्टी लग रही है, ये क्या है, जब उसने झांक कर देखा बड़े बर्तन में तब उसने देखा कि अरे इसमें तो कुछ पत्तियां गिरी हुई हैं। जब ध्यान दिया तो पता चला कि वो जो पत्तियां थी वो पत्तियां किसी और की नहीं, चाय पत्तियां ही थी। और वो चाय पत्ती को पीने के बाद वो टेस्टी भी लगी, और ये भी कहा जाता है स्टूडेंट्स कि वो चाय पत्ती का पानी पीने के बाद जो है राजा को एनर्जेटिक भी फील हुआ, यानी जो सुस्ती थी वो भी दूर भाग गई। आप भी जानते होंगे ये बात कि जब भी हमें सुस्ती चढ़ने लगती है तो हम अक्सर सो भी जाते हैं, बिल्कुल सच है, लेकिन हमेशा तो पॉसिबल नहीं है ना। इसीलिए हम चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं ताकि हमको एनर्जेटिक महसूस हो और जो आलस है वो दूर हो जाए, है ना। तो यही यहाँ पर हो रहा था। तो जैसे ही चाय पी तो राजा ने एनर्जेटिक भी फील किया, उसका आलस भी दूर भाग गया, और स्वाद में भी वो बहुत ही डिलीशियस था वो पानी। तो कहा जाता है वहाँ से ये जो चाय है, चाय पीने की जो प्रथा है वो शुरू हो गई। लेकिन ये सिर्फ बहुत सारी कथाओं में से एक कथा है, यानी इट इज़ ओनली वन ऑफ द लेजेंड्स। ये इसको मतलब ये फुल प्रूफ नहीं है कि हाँ यही एकमात्र कारण है, इट इज़ जस्ट वन ऑफ द लेजेंड्स। बहुत सारी कथाओं में से एक कथा है। जो दूसरी कथा है वो भी जान लेते हैं कि क्या है दूसरी। तो यहाँ पर प्रांजल ने बोला कि चलो मुझे दूसरी स्टोरी के बारे में बताओ। अब यहाँ लिखा है स्कॉफ्ड। अब प्रांजोल जो है, देखिए प्रांजोल जो ये टी प्लांटेशंस हैं और जो चाय पत्ती वगैरह है ना, उसके साथ इतना ज़्यादा रहा है और इतना ज़्यादा हैबिचुअल हो चुका है उसके टीज़ को लेके और चाय पत्ती को लेके कि उसको उससे जुड़ी हुई कोई भी बात बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं लगती है वो, क्योंकि उसके लिए तो वो रोज़मर्रा जैसी बातें हैं, तो क्या ही उसके लिए शॉकिंग कुछ होगा। इसलिए यहाँ पर वो स्कॉफ करता है कि ठीक है चलिए दूसरी स्टोरी बताइए। तो यहाँ राजवीर जिस हद तक का एक्साइटेड था ना, और जितना ज़्यादा एनर्जी के साथ वो बता रहा था कि टी के साथ ये भी स्टोरी जुड़ी है, वो भी स्टोरी जुड़ी है, टी के बारे में ये वो ना जाने क्या क्या बताना चाह रहा था, उतना ही ज़्यादा ढीला ढाला प्रांजोल बैठा हुआ था। मतलब उसमें इस तरीके की कोई भी एक्साइटमेंट नहीं थी। अब यहाँ स्टूडेंट एक क्वेश्चन इस तरीके का भी बनता है कि जो एटीट्यूड कॉन्ट्रास्ट है इनका, जो बिहेवियरल कॉन्ट्रास्ट है, यानी जो प्रांजोल है वो तो एकदम लेजी तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो एकदम हैविंग नो एक्साइटमेंट एट ऑल, मतलब उसके अंदर तो किसी तरीके का कोई एक्साइटमेंट नहीं हो रहा था। और जो राजवीर है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। तो बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है, ये एकदम ऑपोजिट है। तो इसके बारे में क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है कि दोनों का जो रवैया था टी प्लांटेशंस को लेके और टी लीव्स से रिलेटेड स्टोरीज़ को लेके, लेजेंड्स को लेके, वो क्या था। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है, तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखिए। तो यहाँ पर प्रांजोल ने स्कॉफ किया कि अच्छा ठीक है अब ज़रा दूसरी स्टोरी भी बता दो। तो दूसरी स्टोरी ऐसे है कि वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू। मतलब ये तो चाइनीज़ स्टोरी मैंने आपको सुनाई, एक भारतीय स्टोरी भी है। और भारतीय स्टोरी क्या है? बोधि धर्म, एन एंशिएंट बुद्धिस्ट ascetic cut off his eyelids because he felt sleepy during meditation. 10 tea plants grew out of the eyelids, and the leaves of these plants when put in hot water and drunk banished sleep। यानी ये भी एक और स्टोरी है। और वो क्या स्टोरी है कि बोधि धर्म में एक एंशिएंट बुद्धिस्ट ascetic थे। ascetic का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? एक ऐसा व्यक्ति जो दीन दुनिया से सबसे दूर है, एकदम अलग है उनसे, और मोह माया से एकदम परे है, और बिल्कुल अपने बौद्ध धर्म को ही वो फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे एक बुद्धिस्ट भिक्षु थे, ठीक है, बौद्ध भिक्षु थे। और वो जब भी ध्यान करते थे, जब भी मेडिटेशन करते थे, मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? ध्यान करना। तो जब भी ध्यान करते थे तो क्या होता था,
उन्हें नींद आने लग जाती थी। ऐसा अक्सर होता है, हम कई बार ध्यान करते हैं तो हमारा माइंड कई बार इतना रिलैक्स हो जाता है कि हम ध्यान में ही नींद हमें आने लग जाती है। तो उन्हें भी जब नींद आने लग जाती थी तो उन्होंने क्या किया, अपनी जो आँखें हैं ना उसे काट दिया। जो आईलिड्स होती हैं, यानी जो ऊपर ये जो स्किन का ये हिस्सा, आँखों का ये हिस्सा जो होता है आईलिड्स, उन्हें काट दिया और फेंक दिया, ताकि अगर उन्हें नींद आए भी तो भी वो अपनी आंखें बंद ना कर पाएँ और सो ना सकें। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें काट कर फेंकी तो जिस जगह पे फेंकी थी वहाँ पर 10 पौधे उगाए और कहा जाता है कि वो 10 पौधे चाय के ही पौधे थे। और वहाँ से फिर ये जो चाय है उसकी वो चाय पीने की जो प्रथा है शुरू हुई, कि ये जो पत्तियाँ थी ना, चाय की पत्तियाँ, उनको अगर गर्म पानी में डाला जाए और अगर उन्हें पिया जाए तो जो नींद है वो बैनिश्ड हो जाएगी। बैनिश्ड का मतलब होता है टू गेट रिड ऑफ, यानी किसी चीज़ से पीछा छुड़ाना। तो अगर हम पत्तियाँ उस पानी में डालकर पिएंगे, तो गर्म पानी में डालकर पिएंगे, तो मतलब नींद से छुटकारा मिल जाएगा। तो ये भी एक स्टोरी है, एक इंडियन लेजेंड है कि वो पत्तियाँ जब उबाल कर अब पी जाती हैं तो मतलब नींद से छुटकारा मिल जाएगा, और उस बौद्ध भिक्षु की वजह से ही चाय पीने की प्रथा जो है वो शुरू हुई है। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड। राजवीर ने कहा कि सबसे पहले तो चाय जो है ना वो चाइना में ही पी गई थी, एज फार एज 2700 BC। इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाई एंड ची, ये बेटा चाय नहीं है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज चाई। इनफैक्ट इन टर्किश इसका कोई अलग वर्ड नहीं है, चाय ही बोलते हैं इसको, चाय नहीं चाई। तो देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हालांकि देश दूसरे हैं, कॉन्टिनेंट्स महाद्वीप ये दूसरे हैं, लेकिन जो वर्ड्स हैं कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो सिमिलर ही साउंड करते हैं, जैसे चाय और चाई ये सेम ही साउंड करते हैं। तो चाय, चीनी आर फ्रॉम चाइनीज़, तो ये चीनी वर्ड, जैसे चीनी यहाँ पे ये है शुगर, शुगर को चीनी ही कहते हैं ना हिंदी में। तो चीनी क्या होता है, जो चाइनीज़ होता है उसको चीनी, जो इंडियन होता है भारतीय होता है उसको इंडियन कहते हैं, इंडिया का जो है वो इंडियन और चाइना का जो है वो चाइनीज़। और हिंदी में हम क्या बोलते हैं, चाइना का है तो चीनी व्यक्ति है ये तो चीनी, तो मीठा जो है शुगर जो है वो चीनी। तो यानी ये कहा जाता है कि ये सब वर्ड्स जो हैं वो चाइनीज़ वर्ड्स ही हैं। तो ये कहा जाता है कि जो चाय है सबसे पहले चाइना में ही पी गई थी। और 2700 BC, सबसे पहले तो इसका मतलब समझे, इसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट। अब ये क्राइस्ट कौन है, जीसस क्राइस्ट। ये कहा जाता है कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले का जो समय है ना वो बिफोर क्राइस्ट के नाम से जाना जाता है, और इसे B.C. कह के हम लिखते हैं हमेशा। तो ये हो गया हमारा बिफोर क्राइस्ट के पहले। तो मतलब 2700 साल पहले की अगर बात करें तो यही कहा जाता है कि तब से ही जो चाय है वो चली आ रही है, और सबसे पहले चाइना में ही पी गई थी। टी came to Europe only in the 16th century and was drunk more as medicine than as beverage। यानी अगर यूरोप की बात करें, देखिए चाइना में तो कब से है, जीसस क्राइस्ट के आने से पहले से ही है चाइना में तो चाय, लेकिन यूरोप के अंदर 16th सेंचुरी में आई है। तो अगर ये दोनों समय को कंपेयर करें ना तो यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा समय हुआ नहीं है चाय को पीते हुए। तो 16th सेंचुरी के अंदर यानी 16वीं सदी में ये है विलियम शेक्सपियर का टाइम पीरियड। स्टूडेंट्स यहाँ पर विलियम शेक्सपियर 16th सेंचुरी में ही लिखा करते थे। तो 16th सेंचुरी में यूरोप के अंदर चाय पीना शुरू हुआ, और यहाँ पर इसको किसी बेवरेज की तरह नहीं पिया जाता था बल्कि एक मेडिसिन के तौर पे पिया जाता था। अब बेवरेजेस क्या होते हैं, बेवरेजेस बेसिकली होते हैं पेय पदार्थ जो आप टेस्ट के लिए पीते हो, जैसे कोल्ड कॉफ़ी हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, ये इस तरीके से जो टेस्ट के लिए हम पीते हैं ना, जो हम मिल्क शेक्स हो गए, राइट। लेकिन जो चाय है यहाँ यूरोप में एक जैसे काढ़ा होता है, मेडिसिन होती है, तो मेडिसिन के तौर पे यहाँ पिया जाता है कि अगर सर दुख रहा हो या कोई भी इस तरीके की समस्या हो जिससे छुटकारा पाया जा सके चाय पी के, स्पेशली ज़ुकाम के तौर पे, कोल्ड जब हो जाता है, और यूरोपियन कंट्रीज़ तो बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं तो इसलिए यहाँ पर इसे मेडिसिन के तौर पे पिया जाता था। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए ऑल्दो ये यहाँ पर जो स्टोरीज़ हैं वो दो बच्चे स्कूल में जाते हुए बच्चे एक दूसरे से ये स्टोरीज़ शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं,
लेकिन ये एक्चुअल में भी यही हिस्ट्री है टी की, यानी ये अलग हिस्ट्री नहीं है कि आपको अगर देखें तो सब कुछ यहाँ पर फिक्शनल है, कुछ भी सच नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो स्टोरी है कि हाँ यूरोप में ये फैक्ट है बेसिकली कि यूरोप में 16th सेंचुरी के अंदर टी आई, तो ये फैक्ट है कि हाँ वहाँ एक्चुअल में 16th सेंचुरी में ही टी पीने लगे थे। उसके पहले इतनी ज़्यादा टी के बारे में अवेयरनेस थी नहीं, और वहाँ पर वो शौकिया तौर पे नहीं पी जाती थी बल्कि मेडिसिनल तौर पे पी जाती थी, कि उसको पी के हेल्दी ड्रिंक के तौर पे इसको लिया जाता था। हेल्दी ड्रिंक तो है ही, और मेडिसिन के तौर पे इसको पिया जाता था। The train clattered into Mariani Junction. The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. Pranjol's parents were waiting for them. अब यहाँ ये क्या हुआ, ट्रेन जो है क्लैटर्ड, क्लैटर्ड का शाब्दिक अर्थ होता है दस्तक देना, दस्तक देना। तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि अब जो ट्रेन है वो कहाँ पहुँची, मैरियानी जंक्शन पे पहुंची, यानी स्टेशन पे अब पहुंच गई है। जैसे ही ट्रेन यहाँ पहुंची तो जो बॉयज़ हैं दे कलेक्टेड देयर लगेज, उन्होंने अपना सामान उठाया और क्राउडेड प्लेटफॉर्म यानी बहुत भीड़, क्राउडेड का मतलब क्या होता है, बहुत ही भीड़ भाड़, भीड़ भाड़। तो जो प्लेटफॉर्म पे जो बहुत ही भीड़ भाड़ थी वहाँ से होते हुए अपना सामान लेकर जो दोनों लड़के हैं वो ट्रेन से उतरे, और बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ का जो प्लेटफॉर्म पे जो भरी हुई थी उसको चीरते हुए एकदम आगे बढ़े, और क्या देखते हैं कि प्रांजल के पेरेंट्स उनका इंतज़ार कर रहे हैं। मतलब प्रांजल के पेरेंट्स दोनों बच्चों को रिसीव करने के लिए आए हैं। Soon they were driving towards ढेकिया बाड़ी, या इसको ढेकिया बाड़ी भी कहते हैं। ढेकिया बाड़ी, देखिए इंग्लिश में बोल रहे हैं इसलिए बारी क्योंकि इंग्लिश के अंदर त थ द ध ड़ जैसे जो वर्ड लेटर्स होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से नहीं प्रोनाउंस किया जाता है। तो इसीलिए ये इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो इट्स ढेकिया बारी, लेकिन हिंदी में या हमारी भाषा में अगर हम इसको प्रोनाउंस करें तो इसका होगा ढेकिया बाड़ी। ठीक है, तो ये ढेकिया बाड़ी जो है ये जगह पे यहाँ पे जा रहे हैं। तो जो प्रांजल के पेरेंट्स जो हैं वो कार से आए थे और अब कहाँ जा रहे हैं, ढेकिया बाड़ी की तरफ जा रहे हैं। द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजोल्स फादर। ढेकिया बाड़ी क्या है, ढेकिया बाड़ी है एक टी गार्डन, और ये वही टी गार्डन है जिसके मैनेजर हैं प्रांजल के फादर। ठीक है, उसी टी गार्डन को दिखाने के लिए ये लोग अब सब उसी की तरफ जा रहे हैं। An hour later, the car veered sharply off the road, off the main road. Veered का मतलब क्या होता है, veered का मतलब होता है मुड़ जाना। ठीक है, मुड़ जाना या घूम जाना भी होता है। तो veered का मतलब ये हुआ कि 1 घंटे बाद जब रोड पर गाड़ी चल रही थी और करीब 1 घंटा जब बीत गया तो बहुत ही शार्प टर्न लिया, वहाँ से जो कार जो है वहाँ से बहुत शार्पली रोड से मुड़ी और कहाँ आ गई, मेन रोड से उतर गई। मेन रोड से उतर के मतलब अब चूंकि ये लोग टी गार्डन जा रहे हैं तो मेन रोड से अब हटना पड़ेगा उन्हें, और वो कहाँ गए हैं, दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज एंड एंटर्ड ढेकिया बाड़ी टी एस्टेट। इसका मतलब ये है कि वो कैटल ब्रिज को क्रॉस करने के लिए वहाँ से मेन रोड, पहले तो मेन रोड पे चल रहे थे, फिर वहाँ से बहुत ही शार्प टर्न लेते हुए वो लोग मेन रोड से उतरे और अब किसके ऊपर ड्राइव करते हुए, कैटल ब्रिज से होते हुए टी एस्टेट पहुँच गए। अब यहाँ पर बेसिकली क्या बताया जा रहा है, रास्ता किस तरीके का है, वहाँ पे किस तरीके के रास्ते पे गए, और आपको हर जगह अलग अलग किस्म के रास्ते मिलेंगे। जैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ, हम लोग रहते हैं, जैसे मैं प्लेन्स में रहती हूँ, जैसे राजस्थान अगर है तो राजस्थान एक प्लेन्स एरिया, डेजर्ट है, लेकिन वहाँ पे कोई पहाड़ या इस तरीके से नहीं है। कुछ जगह होते हैं जो प्लेटोज होते हैं, कुछ जगह होता है जो हिली एरिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रास्ते होते हैं ना, प्लेन्स में जो रास्ते होते हैं या ऐसी जगह जहाँ सपाट होती है ज़मीन, वहाँ पे रास्ते होते हैं दाएं मुड़ जाना, बाएं मुड़ जाना, सीधे चले जाना, फिर वहाँ से रिवर्स ले लेना, इस तरीके के रास्ते होते हैं। लेकिन वहीं अगर हम किसी पहाड़ी एरिया की बात करें तो वहाँ दाएं बाएं नहीं होता है स्टूडेंट्स, वहाँ होता है कि
ऊपर चले जाना या फिर नीचे की दिशा में, यानी वहाँ पर दाएं बाएं नहीं होता। अगर वहाँ दाएं बाएं होने लग गया ना तो वो इतना घुमावदार रास्ता होता है कि आप कभी पहुँच ही ना पाओ और कभी किसी को डायरेक्शंस समझा ही ना पाओ। तो यानी हिल पे अगर या तो आप हिल पे अपर साइड में चढ़ रहे हैं या हिल से उतर रहे हैं, या पहाड़ पे या तो ऊपर जा रहे हैं या फिर नीचे आ रहे हैं, तो हर जगह के जो रास्ते होते हैं अलग अलग किस्म के होते हैं, डायरेक्शंस भी उसी तरीके से होती हैं। यहाँ पर जो टी प्लांटेशन की बात हम कर रहे हैं, जहाँ आसाम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो रास्ता है वो किस तरीके का है, और वो है कि यहाँ रास्ते में कैटल ब्रिज भी आता है। अब कई लोग समझते हैं कैटल ब्रिज को कि ये स्पेशली कैटल्स के लिए या मवेशियों के लिए बनाई हुई है। नहीं, ये बेसिकली इसलिए बना होता है कैटल ब्रिज, ताकि जो भी मवेशी है ना, यानी गाय भेड़ बकरियाँ ये जो होते हैं ना, ये इस ब्रिज पर ना चल सके, क्योंकि ये ब्लॉक्स जैसे कुछ ब्रिज होता है जो मेटल बार्स के हेल्प से बनाया जाता है। देखो ये समझना भी हमारे लिए ज़रूरी है, वोकैबुलरी हमें हमारी इम्प्रूव करनी है ना। तो ये मेटल बार्स से बना होता है ये ब्रिज, और ये इतना गैप होता है दोनों ब्रिजेस के बीच, दोनों ब्लॉक्स के बीच में, कि अगर कोई भी गाय भेड़ या बकरी चलेंगे तो इनका जो पैर है उसमें फंस सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसी तरीके से बनाया गया है ताकि वो लोग इस पर ना चल पाएँ। ये बेसिकली या तो पेडेस्ट्रियंस के लिए, जो पैदल चलते हुए लोग हैं उनके लिए है, या व्हीकल्स के जाने के लिए है। ऑलराइट, तो इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया हुआ होता है। और उसे क्रॉस करके, ऐसे कैटल ब्रिज को क्रॉस करके ये लोग कहाँ पहुँच जाते हैं? ढेकियाबाड़ी टी स्टेट। यानी पूरा रास्ता इसने बताया है कि बहुत ही अच्छा सुंदर और अलग अलग किस्म का रास्ता भी बताया है कि भीड़ भाड़ वाला एरिया भी था, स्टेशन पे भीड़ थी, ऐसा ना समझे कि वहाँ पर लोग कम होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छी खासी भीड़ वाला एरिया था। जब रास्ते पर आ रहे थे तो लगभग 1 घंटे की दूरी पर, मतलब दूरी भी ठीक ठाक है, 1 घंटे की दूरी पर वहाँ से हट के कहाँ गए? ये गए कैटल ब्रिज से होते हुए कहाँ पहुँचे? ढेकियाबाड़ी टी स्टेट पर पहुँचे। On both sides of the gravel road were acre upon acre of tea bushes, all neatly pruned to the same height. Groups of tea pluckers with bamboo baskets on their backs, wearing plastic aprons, were plucking the newly sprouted leaves. अब देखिए, on बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड। ग्रेवल रोड क्या मतलब है? मतलब कच्ची सड़क जो होती है ना, उसके बारे में यहाँ बात कर रही है। मतलब डामर की या पक्की सड़क यहाँ नहीं है, ये सड़क है एक तरीके से। ग्रेवल बेसिकली होता है जो मिट्टी की ढेरी जो होती है ना, पत्थर जैसे, मिट्टी के पत्थर जैसे, जो गिट्टी भी कह सकते हैं इसे, उसकी जो सड़क है वहाँ पे दोनों ही तरफ, उस सड़क के दोनों ही तरफ एकड़ अपॉन एकड़, मतलब दूर दूर तक जो है सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई दे रही थी, और वो क्या थे? टी बुशेस, यानी चाय पत्ती के ही पौधे जो हैं वो दिखाई दे रहे थे। चाय पत्ती ही के पौधे, चाहे दाएं देखो चाहे बाएं देखो, कहीं भी देखो, बस नज़ारा वही था। ऑल नीचली प्रून्ड टू द सेम हाइट। प्रून्ड का मतलब क्या होता है? छटाई करना, यानी हम पौधों की छटाई जो करते हैं ना, छटाई करना बहुत ज़रूरी होता है उनकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए। तो इतना बढ़िया तरीके से इनकी छटाई की हुई थी कि ऐसा नहीं कि कोई पौधा तो इतना ऊंचा है, कोई पौधा इतना सा है, ऐसा नहीं। अगर आपने भी देखा हो, बहुत चाय के जो बागान होते हैं वो सब बराबर समान हाइट के होते हैं, जितने भी पौधे होते हैं चाय पत्ती के एकदम समान साइज़ के होते हैं। तो यहाँ पर भी यही बताया गया है, इतना सुंदर तरीके से उसकी छटाई और कटाई की हुई होती है कि सारे जो है सेम हाइट के होते हैं और बहुत ही ज़्यादा वो सुंदर लग रहे होते हैं। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स, यानी जो बहुत सारे जो लोग हैं वहाँ पर हैं, मौजूद हैं, और वो कौन है? टी प्लकर्स हैं। प्लक करना मतलब तोड़ना, ठीक है। तो जो चाय की पत्तियाँ होती हैं वो तोड़ने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ पर हैं, with bamboo baskets on their backs, wearing plastic aprons, were plucking the newly sprouted leaves। अब यहाँ उन लोगों की बात हो रही है स्टूडेंट्स, जो चाय पत्ती जो है उसको तोड़ते हैं। इन्होंने क्या पहना? इनका भी एक अटायर बताया गया है यहाँ पे कि वो क्या, सामने से तो एप्रन पहना करते हैं। एप्रन जो होता है ना, जो किचन में मम्मियाँ भी पहनती हैं किचन में काम करते वक्त, कि कुछ भी गंदा वंदा गिरे तो उस एप्रन पे ही गिर जाए, तो वैसा ही एक एप्रन यहाँ पहना होता है। क्योंकि जो चाय पत्ती होती है, जब आप वो पत्तियों को तोड़ते हो ना, तो एक रस सा निकलता है, और वो कलर अगर कपड़ों पर चढ़ जाता है ना, वो कभी उतरता ही नहीं है, ऐसा होता है।
तो इस तरीके से अपने आप को बचाने के लिए, अपने ड्रेस को बचाने के लिए भी वो एप्रन्स पहनते हैं। और जो चाय पत्ती होती है वो तोड़ तोड़ कर कहाँ फेंकते रहते हैं, उनके जो बैक पर एक बास्केट लगा रहता है, बैम्बू से बना हुआ होता है वो बास्केट, और उसका जो उसे वो सर से टांग कर रखते हैं। उसका एक बेल्ट होता है, जो बास्केट होती है उसका बेल्ट होता है, वो अपने सर पे वो अटका लेते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे आपने ज़रूर देखा होगा कि पत्तियां तोड़ते रहते हैं और इस तरीके से पीछे बास्केट में वो चुन चुन के पत्तियां डालते रहते हैं। अब वो पत्तियां तोड़ते कौन से, ऐसे नहीं कि जो भी पत्ती हाथ में आई वो तोड़ ली, नहीं, जो एकदम नई अंकुरित पत्तियां जो होती हैं, एकदम फ्रेशली स्प्राउटेड लीव्स, देखिए ये यहाँ लिखा हुआ भी है, न्यूली स्प्राउटेड लीव्स जो होती हैं, मतलब एकदम नई पत्तियां जो होती हैं ना, यंग लीव्स जो होती हैं, जिन्हें हम अगर हमारे फ्लोरल पौधे पर करने के लिए तो हम कोंपल भी कहते हैं उसे, तो एकदम फ्रेश जो पत्तियां होती हैं उन्हें तोड़ तोड़ कर वो उसे चुनते हैं। अब सिर्फ उन्हीं को ही क्यों चुनते हैं, क्योंकि जो फ्रेश लीव्स होती हैं ना वो सबसे ज़्यादा टेस्टी होती है। हम देखते हैं ना, कुछ चाय पत्ती तो बहुत महंगी है, कुछ बिल्कुल सस्ती है, तो इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ लीव्स। एक तो वैरायटी ऑफ लीव्स बहुत होती है, वैरायटी ऑफ टी लीव्स ना बहुत तरीके की होती है, तो उनसे जो चाय बने, एक तो वो है। दूसरा जो एक तो होती है एकदम फ्रेश, ये जो न्यूली स्प्राउटेड लीव्स होती है, एक तो होती है वो, और एक जो थोड़ी सी मैच्योर लीव्स होती हैं, बड़ी लीव्स, उनकी जो चाय होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन यूज़ तो करना ही होता है ना। तो इसी तरीके से चाय अलग अलग तरीके से ये चाय होती है, अलग अलग तरीके से बनती है, और इन्हीं को ही ये लोग अपनी बास्केट की टोकरियों में भरते हैं तोड़ तोड़ कर। Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. अब यहाँ पर ये लोग अभी भी कार में ही थे, और जो प्रांजल के फादर है ना, उन्होंने अपनी गाड़ी थोड़ी सी स्लो कर ली, क्योंकि एक ट्रैक्टर जा रहा था। तो एक ट्रैक्टर किसको खींच रहा था अपने साथ, एक लोडर है, यानी एक लोडर जिसके अंदर चाय की पत्तियाँ भरी हुई हैं, और वो लोडर बंधा हुआ है इस ट्रैक्टर के साथ। तो ट्रैक्टर उस लोडर को खींचते हुए लेकर जा रहा था, एंड उसे जाने के लिए, जगह देने के लिए प्रांजल के पिता ने जो है अपनी जो गाड़ी थोड़ी सी स्लो कर ली। दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ। मिस्टर बरुआ कौन हुए? बरुआ प्रांजल के फादर का सरनेम है। यहाँ पे प्रांजल के फादर का फर्स्ट नेम नहीं बताया गया है, तो यहाँ उसे मिस्टर बरुआ या बेरुआ, ठीक है, बेरवा जी, बरुआ कहा गया है, तो मिस्टर बरुआ हिंदी में बेरुआ जी ही हुआ। तो इजंट इट मिस्टर बरुआ, यहाँ पे राजवीर बोल रहा है, ऑलराइट, कि ये जो है इट इज़ द सेकेंड फ्लश, है ना। इजंट इट का मतलब हुआ, है ना मिस्टर बेरवा, इसका मतलब है सेकेंड फ्लश का मतलब होता है स्प्राउटिंग पीरियड। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे साल ही जो है पत्तियाँ पहले तो उगती हैं, लेकिन आप किस सीज़न में उन्हें तोड़ते हो। खेती होती है तो सीज़न होता है ना कि अब धान पक गई है तो अब उसको तोड़ेंगे, या अब गेहूँ अब पक गई है तो अब उसे तोड़ेंगे, है ना। वैसे ही जो चाय पत्ती होती है उसका भी तोड़ने का जो सीज़न होता है, साल में 2 बार ये सीज़न आता है। और अभी जब ये लोग समर वेकेशंस में जब ये लोग यहाँ गए हैं, तो मतलब समर वेकेशंस यानी मई और जून का जो समय होता है वो सेकेंड सीज़न होता है, या सेकेंड टाइम होता है जब पत्तियों को तोड़ा जाता है, ठीक है, चाय पत्तियों को तोड़ने का जो सीज़न होता है। Rajveer asked, it lasts from May to July and yields the best tea. इसका ये मतलब है कि ये जो सेकेंड सीज़न होता है ना, वो मई से जुलाई तक का सीज़न रहता है। मई से जुलाई तक सेकेंड सीज़न वो ऐसा, लेकिन बेस्ट सीज़न होता है जहाँ आप इन पत्तियों को तोड़ते हैं, एंड इट यील्ड्स द बेस्ट टी, यानी इस सीज़न में जो चाय पत्ती तोड़ी जाती है ना वो सबसे अच्छी होती है, बेस्ट होती है। तो इसके बारे में राजवीर मिस्टर बेरवा से बहुत ही एक्साइटेडली बात कर रहा है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज, यानी जो प्रांजल के जो फादर हैं मिस्टर बेरवा, उन्होंने जब राजवीर के मुंह से इतनी सारी चीज़ें सुनी कि वो कितनी इन्फॉर्मेशन रखता है टी के बारे में, टी प्लांटेशन के बारे में, तो यहाँ उन्होंने कहा कि तुम अपना पूरा होमवर्क करके आए हो राजवीर, और बहुत ही सरप्राइजिंगली बिहेव किया।
यहाँ पे होमवर्क का मतलब ये नहीं है स्टूडेंट्स के स्कूल में जो उसको टीचर ने दिया है वो होमवर्क राजवीर कर कर आया है। यहाँ होमवर्क का मतलब बेसिकली है कि वो अपनी रिसर्च पूरी कर कर आया है। टी के बारे में जितना वो जान सकता था, जितना उसके लिए पॉसिबल था, उसने उतना उसके लिए जाना है। रीडिंग करने का तो शौक़ उसे था ही, इसके अलावा उसने इस चीज़ को यूटिलाइज़ करा। किस चीज़ में उसने यूटिलाइज़ किया है कि वो और चीज़ें जाने और भी इंफॉर्मेशन गैदर करे। उसने वो इन्फॉर्मेशन गैदर करी और इसी वजह से चूँकि उसे एक बैकग्राउंड मालूम है, वो टी प्लांटेशंस को और भी ज़्यादा एंजॉय कर रहा है। अब यहाँ स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी। मान लीजिए आप कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ के बारे में कोशिश कीजिए कि पहले थोड़ा सा जान लें कि वो जगह कैसी है, किस बारे में है, वहाँ के लोग कैसे हैं, समथिंग थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लें। इससे होता क्या है, एक तो आप उस जगह से थोड़ा सा कनेक्टेड फील करने लग जाते हैं। आपको ये फील होता है, आप महसूस करने लगते हैं कि हाँ, थोड़ा सा कनेक्शन एक अलग से ही डेवलप होता है, एक बॉन्डिंग बनती है, जिससे वो सेम जगह आपको और बेहतर लगने लगती है। इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि आप बिल्कुल डिस्ट्रैक्टेड फील नहीं करते, एकदम डिसकनेक्टेड फील नहीं करते कि अच्छा हाँ यहाँ पर ये बिल्डिंग है, अच्छा हाँ ये भी इमारत है। हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ताजमहल की ही बात करूँ, ताजमहल किसको खूबसूरत नहीं लगता? इट्स लवली एंड इट्स ब्यूटिफुल, ये बहुत अच्छा है। लेकिन जब तक हम उसके हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में नहीं जानते, वो जो स्टोरी है, जो उसके साथ इतनी बढ़िया स्टोरी जो उसके साथ जुड़ी हुई है, जब तक हम उस स्टोरी के बारे में नहीं जानेंगे ना, तब तक वो कनेक्शन हम ताजमहल की बिल्डिंग के साथ नहीं वो कनेक्शन फील नहीं कर सकते जो स्टोरी जानने के बाद करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बेनिफिट होता है, एक एडिशनल बोनस की तरह है ये। तो ये मेरी एक एडवाइस है आपको कि कहीं पर भी घूमने जाएं, चाहे एक पेंटिंग ही देखने क्यों ना जाएं, थोड़ा सा उसके बारे में जान लें कि वो क्या है। अगर मैं एमपी की बात करूं और भोपाल की बात करूं तो भोपाल के पास ही एक जगह है सांची, और सांची की जो स्तूप है वो बहुत फेमस है। जो उन स्तूपों के बारे में जानते नहीं हैं उनके लिए वो सिर्फ इमारतें हैं और एक स्ट्रक्चर है, ढेर है बस पत्थरों का। लेकिन जो थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं उनके लिए वो स्तूप पूजनीय हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुली देखते हैं उन्हें। और दुनिया भर के देश और दुनिया के जो साइंटिस्ट्स हैं उन स्तूपों को, उन डोम्स को स्टडी करने के लिए आते हैं स्टूडेंट्स। तो मेक श्योर आप इस तरीके का छोटा सा अपना होमवर्क करके जाएं। और अगर ये ना कर सकें तो ऐसी जगहों पे अक्सर गाइड्स मिल जाते हैं, तो आप गाइड भी हायर कर सकते हैं। उससे होगा क्या, वो गाइड जो है बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग अंदाज में आपको उस जगह की, उस चीज़ के, पेंटिंग है तो पेंटिंग, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग, उसके बारे में काफ़ी अच्छे से समझाते हैं। एक बार ये चीज़ अपना कर देखिएगा, यकीन मानिए आपको वो जगह से ज़्यादा अच्छे से पसंद आएगी और तब आपको सही में लगेगा कि आप कहीं वाकई में घूमे हैं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अच्छा, यहाँ एक मज़ेदार चीज़ और भी हुई है। अभी तक जो राजवीर की जो एक्साइटमेंट थी ना, प्रांजल तो उसको शेयर ही नहीं कर रहा था। प्रांजल तो क्या कर रहा था कि हाँ हाँ ठीक है तुम जो कह रहे हो, क्योंकि वो तो उसी माहौल में पला बड़ा है, वही जो बगान है देखते हुए वो बड़ा हुआ है, तो उसके अंदर वो एक्साइटमेंट नहीं थी जो राजवीर में है। पहली मर्तबा राजवीर की जो एक्साइटमेंट है वो शेयर हो पा रही है और उसको अपने मन मुताबिक एक रिएक्शन मिल रहा है, उसको अपने अनुसार एक जो हाव भाव है प्रांजल के फादर के चेहरे पे, उसे भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है, प्रांजल के जो पिता हैं वो काफ़ी सरप्राइज हैं कि क्या तुम जानते हो इन सब के बारे में, ये तो बहुत अच्छी बात है। इस तरीके का सा उनका रिएक्शन है और उनके चेहरे पे एक्सप्रेशंस हैं। और ये एक्सप्रेशन देखे कहीं ना कहीं राजवीर जो अभी भी एक स्कूल गोइंग किड ही है, उसे भी बहुत अच्छा लगता है कि देखो मैं जो होमवर्क करके आया हूँ उसको एक्नॉलेज किया जा रहा है और अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। यस मिस्टर बैरवा, राजवीर एडमिटेड, मतलब यहाँ वो बहुत खुश होकर बोलता है कि हाँ मिस्टर बैरवा, मैं अपना होमवर्क करके आया हूँ, मैं इस टी प्लांटेशन के बारे में सब कुछ पढ़कर आया हूँ, बहुत कुछ जानता हूँ मैं यहाँ के बारे में। बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर। इसका ये मतलब है कि मेरी ख्वाहिश है, पढ़ के तो मैं बहुत कुछ आया हूँ, मुझे बहुत कुछ मालूम भी है, लेजेंड्स मैंने सुनी है, स्टोरीज में पढ़कर आया हूँ, काफ़ी कुछ मुझे पता है कि इसका बेस्ट यील्डिंग टाइम क्या होता है, वो होता है मई टू जुलाई। इस समय पे सबसे अच्छी खेती हो रही होती है और वो दूसरी समय की होती, इट इज़ द सेकेंड फ्लश, इट इज़ द सेकेंड फ्लश, ठीक है,
सबसे अच्छी खेती इस समय पे होती है। ये सब मैं पढ़कर आया हूँ, लेकिन मैं जब तक यहाँ हूँ मैं इस चाय के बागान के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहूँगा, आपसे सीखना चाहूँगा, यहाँ के लोगों से जानना चाहूँगा, सुनना चाहूँगा। तो ये एक एक्साइटमेंट है, ये जो जानने की जो एक इंक्विजिटिवनेस है, ये जो जिज्ञासा है, बहुत ज़्यादा आतुर होना, वो जो राजवीर में है वो ये दिखाती है वो कितना ज़्यादा सीखना चाहता है और कितना ज़्यादा जानने की ललक है इसमें। तो ये वर्ड होता है इंक्विजिटिवनेस। इनक्विजिटिव होने का मतलब है बहुत ज़्यादा आतुर होना किसी चीज़ को जानने के लिए, देखने के लिए, पता करने के लिए, कि मुझे और चीज़ें पता चलें, मैं सब जान जाऊं। तो वो होता है इंक्विजिटिव। और इंक्विजिटिवनेस का मतलब होता है वो जानने के लिए वो हरकत करना, एकदम आतुर होने लगना। ठीक है, तो इंक्विजिटिव आतुर और आतुर होने लगना इंक्विजिटिवनेस। तो यही मतलब है इसका। आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया होगा। और इंक्विजिटिव ये भी एक वर्ड मैंने आपको दिया है, और अगर आपको याद हो तो एक और चैप्टर में मैंने आपको एक और बार ये सेम वर्ड बताया है। जो आपको अगर याद है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए स्टूडेंट्स। ये है इसका हिंदी अनुवाद, जिसमें यही बताया गया है कि जो एक्साइटमेंट है यहाँ पर राजवीर की, उसके बारे में बताया गया है। वो कितनी सारी चीज़ें पढ़कर आया है और तभी पता चल रहा है, ये जो बता रहा है कि कब फसल कटती है चाय की, कि कौन सा समय सबसे अच्छा सीज़न होता है चाय के बागानों के लिए, है ना। तो ये सब बताने का यही है कि पता चल पा रहा है कि कितना पढ़कर आया है ये, है ना, कितना ज़्यादा रीड कर आया है राजवीर चाय के बारे में। और उसकी एक्साइटमेंट को कहाँ जगह मिलती है, कहाँ स्पेस मिलती है, प्रांजल के फादर के पास, क्योंकि प्रांजल के फादर बिल्कुल सरप्राइज होते हैं और बहुत खुशी से ही ये बात कहते हैं, जो सरप्राइजिंग हैप्पीनेस जो होती है कि वाह तुम तो बहुत कुछ जानते हो यहाँ के बारे में और काफ़ी सारा तुम्हें मालूम है, तुम अपना होमवर्क अच्छे से करके आए हो। तो यहाँ पे उसकी एक्साइटमेंट को थोड़ा सा स्पेस मिलता है, क्योंकि प्रांजल तो ज़्यादा भाव दे नहीं रहा था। और ये जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड हुआ प्रांजल के फादर का राजवीर की तरफ, उससे राजवीर को और ज़्यादा खुशी तो हुई ही, और वो और ज़्यादा जानने की ललक उसमें जाग गई कि मैं और भी ज़्यादा सीखना चाहूँगा, जानना चाहूँगा यहाँ के बारे में। तो यही था ये चैप्टर स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। आपको ये जो पूरा चैप्टर है, जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मैंने तीनों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। ये जो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, भारत की झलकियाँ, तो ये झलकी थी आसाम की, और आसाम में जो चैप्टर है वो हमें कहाँ पर गए, हम पहुँचे चाय के बागानों में। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट होने पर आप कमेंट सेक्शन में पूछ ही सकते हैं। और यहाँ पर हम आ गए हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाता है, और वो है हाई क्वालिटी एजुकेशन। और वो सभी कोर्सेज जो सारे टॉप कोर्सेज प्रोवाइड करवाता है, चाहे सीबीएसई सिलेबस हो, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड या यूपी बोर्ड हो, वो सारे ही सिलेबस आपको प्रोवाइड कराता है, वो भी इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में। ओलंपियाड्स हैं या फिर एनटीएससी, सीयूईटी, यानी बहुत सारे ये जो सभी टॉप कोर्सेज आप जो ये लिस्ट देख रहे हैं वो सब आपके लिए अवेलेबल है। एंड व्हाट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये सभी कोर्सेज आपके लिए एकदम मुफ्त में, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए स्टूडेंट्स। उसके अलावा 6th से लेकर 12th क्लास तक के नोट्स भी अब आप यहाँ पर ग्रैब कर सकते हैं। और अगर ई नोट्स और ई बुक्स के आपको लिंक्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन्हें दिया गया है, आप विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियोस की एक्सेस के लिए आप www.magnetbrains.com पर भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ आपको सभी के सभी वीडियोस ईजीली अवेलेबल मिल जाएंगे। और आप साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर सभी लेटेस्ट अपडेट्स रहती है स्टूडेंट्स। और जब बात करते हैं हम मेरी इस वीडियो की, तो इसे लाइक तो करना ही करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और वीडियो के दौरान मैंने जो छोटी छोटी चीज़ें आपसे पूछी हैं, जो छोटी छोटी बातें आपसे की है, उनके बारे में सारे आंसर्स आपको अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखने हैं। ऑलराइट। उसके अलावा अगर अभी तक आपने मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात का इंतज़ार, अभी और इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। मेरे साथ बने रहिए और अपने 10th का प्रिपरेशन करते रहिए और एकदम अपने अच्छे मार्क्स, अच्छे रिजल्ट के लिए भी तैयार हो जाइए। ऑलराइट, तो सी यू सून एंड थैंक यू सो मच।